जी सब लोग बढ़िया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज आपकी बारिश हो रही है वहाँ पे? यस सर। बंद करवा दिया आपने फिर से? यस सर, कल भी बंद है। ओके। बाकी वाले कहते हैं स्कूल वालों को छुट्टी है, हमें मिलती नहीं है फिर। बट अब मौसम चेंज हो जाएगा वहाँ पे, है ना, बारिश से। जैसे ठंड हो गई है थोड़ी थोड़ी। हाँ, वो लद्दाख वाले कह रहे हैं आज वो स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे। तो इट हैज स्टार्टेड चेंजिंग। चलो मेरे आने पे प्रेजेंट हो जाएगा। 25th I'll be there. जी, तो कंडक्ट रूल्स मिल गए थे जी। ओके, तो पहले तो डिस्क्लेमर उसका यही है कि बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी जो कि प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होती है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर है उसका। जैसे मैंने आपको SLI का बताया था, बहुत सारे लोगों ने पॉलिसी नहीं ली हुई है, तो देयर इज नो प्यूनिटिव एक्शन। सेम कंडक्ट रूल्स बने हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एनफोर्स नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि हम रिपोर्ट करेंगे कुछ तो तभी तो होगा ना, अदरवाइज तो गिफ्ट की ही बात है तो गिफ्ट तो बहुत है। ठीक है, शादियों में बहुत बड़े बड़े गिफ्ट भी मिलते हैं, तो अगर उसकी तरफ से जाया जाए तो फिर तो हमें डिस्क्लोज करना 3,000 से ऊपर। एक्चुअली में सर जी सर, मुझे उसका पूछना है SLI का। हाँ हाँ, पूछे पूछे। सर जैसे आपने बताया था कि उसमें मैच्योरिटी होती है जब एनिवर्सरी आती है, उसकी मैच्योरिटी रिटायरमेंट से पहले लास्ट वाली होती है जब, तो उसकी मैच्योरिटी होती है SLI की। ठीक है सर इसके अलावा टाइम पीरियड का कुछ हिसाब होता है इसमें? टाइम पीरियड मतलब? सर इसकी कोई टाइम पीरियड के हिसाब से मैच्योरिटी होती है इसकी SLI की? देखिए, जो उसका मैच्योरिटी होगी वो तो रिटायरमेंट से जस्ट पहले जो एनिवर्सरी आएगी उसी में होगी। उसी के हिसाब से तो पॉलिसी दी गई ना, उनकी टर्म भी उसी हिसाब से डिसाइड हुई थी। हाँ, तो सर ऐसा है कि हमारे वहां पे ना DDO तो वो SLI पहले निकाल रहे हैं, मतलब अभी उनकी रिटायरमेंट में 3 साल की बाद ही होगी, तो वो पहले निकाले। मैंने उनको पूछा, मैं ऐसा कोई रूल है नहीं, क्योंकि जो मैच्योरिटी जब होती है इसकी वो रिटायरमेंट से 1 साल पहले होती है, जो भी पहले एनिवर्सरी आती है। बोलते नहीं, फिर बाकी जो अकाउंट्स के वहां पे काम करते हैं वो बोलते कि इनका टाइम पीरियड हो गया है, पता नहीं कौन से महीने। नहीं, उसमें क्या होगा, जब उन्होंने पॉलिसी ली होगी उस समय रिटायरमेंट एज जो होगी वो 58 ईयर्स होगी। ओके ओके ओके, वो हमने डिस्कस भी किया था। इफ यू गाइस ज्यादा मुझे सर। ठीक है, तो वो वाला केस होगा, इसलिए वो ड्यूरिंग द सर्विस पे मैच्योरिटी हो रही है। ओके ओके, तो दैट इज एन एक्सेप्शन एक्चुअली। वो तो जिस समय कोई पॉलिसी लेगा उस समय रिटायरमेंट की एज देख के ही उसकी टर्म फिक्स होगी ना। हाँ जी। हमारे भी भाभी जी ने ली थी तो उनको 58 के हिसाब से थी, तो दे गेट देयर मैच्योरिटी मच बिफोर द रिटायरमेंट। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी उस केस में होती है। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं रूल्स के हिसाब से मैं ये कुछ मैच कर नहीं रहा यहाँ पे, तो हाँ जी थैंक यू। क्योंकि 2014 से पहले जो रिटायरमेंट की एज थी वो 58 ईयर्स थी। ओके, हाँ जी, फिर उनके भी 57 के आसपास है, तो उस हिसाब से होगा। टू बी वेरी स्पेसिफिक, 1 जुलाई 2014 से रिटायरमेंट की एज हो गई थी 60 ईयर्स। हाँ जी, आपको 30 जून जो थी 2014 तक, दैट वाज 58। ओके, कंडक्ट रूल्स बड़े कॉमन सी चीजें हैं, तो इतनी टेक्निकलिटी नहीं है इसमें, फिर भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। कंडक्ट रूल का मतलब क्या है कि हाउ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विल कंडक्ट हिमसेल्फ, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए।
वो कंडक्ट कई बार आप देखेंगे ऑफिशियल दायरे से बाहर भी जाएगा। एक तो ऑफिशियल हो गया ना उसका, लेकिन उसके पर्सनल मैटर्स में भी कंडक्ट जो है वो मैटर करता है। जैसे यहाँ पे बाईगामी की बात की गई है, तो वो तो पर्सनल मैटर है उसका, लेकिन उसको भी कंडक्ट रूल्स में शामिल किया गया। ओके, तो पर्पस इसका यही है कि हाउ द गवर्नमेंट सर्वेंट विल कंडक्ट हिमसेल्फ while doing service or while dealing with the society, while dealing with the even family। ठीक है जी, क्लियर है? पर्पस समझ में आया? पर्पस समझ में आ रहा है? जी सर। माइक देख लें, अब सब लोग बंद कर लें माइक। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द कंडक्ट जो कि एक्सपेक्ट करते हैं हम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। ही शुड नॉट डिस्क्लोज ऑफिशियल सीक्रेट्स टू एनीबॉडी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है ना, लेकिन ड्यूरिंग द सर्विस हमें गवर्नमेंट के बहुत सारे सीक्रेट्स मालूम होंगे। ठीक है, जैसे मेरे रिलेशन में है, वो रॉ में काम करते थे और वो कहते थे कि हमारा आई कार्ड भी किसी को दिखना नहीं चाहिए। दैट मच वाज द सीक्रेट बिकॉज दे वर ऑन द मिशंस। वो सीक्रेट मिशंस पे हुआ करते थे। तो इफ दे डिस्क्लोज इट टू एनीबॉडी, तो फिर तो वो पर्पस ही गलत हो जाएगा ना। फिर तो गवर्नमेंट की सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी वो सारी की सारी भंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई एजुकेशन बोर्ड में हो सकता है, तो मे बी द पर्सन इज हैविंग एक्सेस टू द क्वेश्चन पेपर्स या आंसर शीट्स का एक्सेस है, तो वो सीक्रेसी तो यही कहता है ना कि आपने उसको भंग नहीं करना है, इंटेग्रिटी रखनी है, ऑनेस्टी रखनी है। तो दैट्स इट। तो बड़ी कॉमन प्लेस सी चीजें इसमें आएंगी जो कि अंडरस्टैंडेबल है। देन ही शुड बी ड्यूटी बाउंड। ड्यूटी बाउंड मीन्स जो भी ड्यूटी उनको मिली है, टाइम जो भी है उसका, उस हिसाब से। कई ड्यूटीज जो है वो 24 आवर्स भी चलती है। He should not do anything unbecoming of a government servant। अनबिकमिंग जो है ये नोटिंग ड्राफ्टिंग में भी बहुत यूज होगा। अनबिकमिंग होता है कि जो मैं हूं वो मैं एक्ट नहीं कर रहा, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं अनबिकमिंग। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मैं हूं तो मुझे से पब्लिक डीलिंग है मेरी, तो पब्लिक डीलिंग है तो मेरा ये फर्ज नहीं बनता ना कि मैं पब्लिक पे येल करूं या उनको कोई अटैक करूं उस तरह से, या उनके साथ मिसबिहेव करूं। दैट इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी? एम आई डूइंग इट दैट वे और नॉट? इफ आई एम नॉट डूइंग दैट वे, देन इट इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। उसके बाद he should take proper care of his family। बहुत बार ऐसे केसेस आया करते थे जहां पे आप लोगों ने डील किए या नहीं किए। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और घर पे पैसे नहीं देता। ठीक है, अब फैमिली है तो फैमिली तो चलनी चाहिए। तो उस केस में कई बार ऐसा भी हमने किया कि ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया वाइफ के साथ, ताकि अकाउंट में पैसे जाएं और अभी उसमें फिर चले उसकी भी कि तब पैसे निकलवाने। तो उसके पीछे रीजन यही है, दिस इज नॉट एनक्रोचिंग अपॉन द प्राइवेसी ऑफ दैट एम्प्लॉय, लेकिन उसका फैमिली की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना
ठीक है, तो अगर वो उस तरह से नहीं करता, गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है उसमें भी। Then, a male government servant cannot have a second wife. तो ये जो बाइगैमस मैरिज है वो अलाउड नहीं है। इवन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्योंकि मोर देन वन मैरिजेस अलाउड है, उस केस में भी गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए पहले, अदरवाइज दे कैन डू। और गवर्नमेंट जब सैंक्शन देती है तो वो पहली वाली वाइफ को पूछती है, उसकी तरफ से अगर नो ऑब्जेक्शन होगा तभी वो अलाउ करेंगे, सैंक्शन देंगे, अदरवाइज दे विल नॉट। इज इट क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट परमिशन नहीं है सेकेंड मैरिज की। ओके, दैट्स इट। देन he shall not employ any child below the age of 14 years for domestic work। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं कहीं ऑफिस के दायरे से बाहर भी चीजें आएंगी। अब क्योंकि डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया कि प्रैक्टिकली कितना रेलिवेंट है कितना नहीं है, दैट वी आर नॉट कंसर्न विद, बट जो रूल्स में है उसकी हम बात कर रहे हैं। देन सेक्सुअल हरासमेंट का है वर्क प्लेस पे, या अगर वो इंचार्ज है तो उसने एक्शन लेना है फिर अगर वैसा कोई इंसिडेंट होता है तो। ये है सेकंड मैरिज का जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि अगर वैसा होगा तो पहले वाले की कंसेंट लेनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। देन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने लेनी हो 20,000 से ऊपर, तो उस केस में परमिशन की जरूरत है। ठीक है जी, तो अब आप देखें 20,000 में आता ही क्या है? 20,000 में कुछ नहीं आएगा ना। 20,000 में टीवी भी नहीं आएगा आज की डेट में। इनडायरेक्टली ये पुराने प्रोविजन हैं, बट आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखने हैं। अदरवाइज इफ यू फील दैट प्रैक्टिकली दीज आर फॉलोड, दीज आर नॉट फॉलोड, दीज कैनॉट बी फॉलोड एक्चुअली। ठीक है, कुछ कुछ तो फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे मैरिज का है तो वो तो फॉलो होगा ही होगा, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फॉलो हो नहीं सकते। अब ये आगे वाला देखें आप, इसमें ये है कि उनको गिफ्ट मिलता है अगर तो, ठीक है, तो उस केस में भी उनको डिक्लेयर करना है। अब कितने गिफ्ट मिलते हैं? गिफ्ट तो मिलते रहते हैं ना, मैरिजेस में कितने कितने गिफ्ट चलते हैं। आजकल तो मैरिजेस जो है वो बहुत कॉस्टली अफेयर हो चुके हैं। उस हिसाब से शगुन जो आते हैं फिर हम उसका हिसाब गवर्नमेंट को देने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैरिज हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, तो सोशल या रिलीजियस फंक्शन हो, ठीक है, उस केस में अगर गिफ्ट 3,000 से ऊपर है या इनके अलावा कोई और इंसिडेंट वो इवेंट है उसमें 1,000 है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को। क्या आप सोचते हैं कोई इसको रिपोर्ट करेगा, या कोई गवर्नमेंट की भी मंशा होगी कि लोग हमें रिपोर्ट करें? किसी की भी नहीं होगी, ना रिपोर्ट करने वाले की होगी, ना जिसको रिपोर्ट करनी है उसकी मंशा होगी ऐसी। ठीक है, तो पनिशमेंट का प्रोविजन है फिर? कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, पनिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन वगैरह निकल सकती है, वो भी कौन निकालेगा? जो एक्सप्लेनेशन निकालने वाले हैं खुद वो लेते रहते हैं, गिफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये था कि कैजुअल गिफ्ट अगर किसी को मिलता है, कोई फेयरवेल पे कोई खाना खिला देता है या बंच ऑफ फ्लावर्स उसको मिल जाता है, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट एकेडमिक पर्पस के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है, अदरवाइज तो प्रैक्टिकलिटी इसकी है नहीं उस तरह से एनफोर्समेंट करने। आज मैंने जल्दी क्लास शुरू की है इसलिए सब लोग मस्ती में आ रहे हैं और हमें आगे नहीं दे रहे हैं। ओके, तो जो मेरा टाइम है अब 5.5 घंटे का फासला है मेरा और आपका, 1 घंटा बढ़ गया अब डिफरेंस।
तो उसके हिसाब से मेरी जो क्लास होगी वो 4 बजे खत्म होगी, तो दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग की तो जल्दी हो जाए। कल भी ऐसे ही करेंगे हम, क्योंकि अब इतनी टाइम की जरूरत नहीं है हमें, सारे सब्जेक्ट हमारे मैनेजेबल है। ओके, देन एन ऑफिसर कैन नॉट फाइल हिज नॉमिनेशन, इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी वाले ले सकते हैं ना, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो ले सकते हैं ना, तो सिर्फ बाद में छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल सर बाद में ज्वाइन भी कर सकते हैं, नॉमिनेशन तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि वो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे, प्योरली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। Then an officer cannot lend or borrow money from any person, मीन्स किसी से उधार भी नहीं ले सकते हैं, तो फिर जाएंगे कहाँ हम, ठीक है। बैंक वगैरह से ले सकते हैं, उस केस में भी आप देखेंगे पर्सनल लोन अगर लेना हो तो फिर वो आपकी HOD की लेटर लगती है ना, उसमें लेटर ऑफ कंफर्मेशन, ठीक है। Then no officer can invest money in shares and stock certificates. अब इन्वेस्टमेंट का राइट तो सबको होना चाहिए ना, यस सर। इन्वेस्टमेंट का राइट सबको होना चाहिए। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट ही ना कर सके तो फिर क्या फायदा है। ये तो इस तरह से जूम कर रहे हैं कि आप सिर्फ जीपी फंड में इन्वेस्ट करो, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ले लो, दैट्स इट, ठीक है। तो दैट इज नॉट द केस। No member of his family is also permitted to make any investment which may cause harassment or influence his official working. Then, without obtaining government sanction, किसी फंड में सब्सक्राइब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जीपी फंड और पीपी फंड जो है वो कवर नहीं है, उसके अलावा कोई फंड होगा अगर। Then a government servant cannot raise, collect funds for any organization, association to which he cannot subscribe, donate under rules. जिसको वो सब्सक्राइब नहीं कर सकता उसके लिए वो पैसे भी इकट्ठे नहीं कर सकता। A government servant should not have association with any political party, especially with RSS है, इसमें जमायत इस्लामी है, इस्लामिक स्टडी सर्कल है, ठीक है। आरएसएस का सर हो गया, उनका शायद हट गया ना। जी सर। ओके, मुझे पर वो मिल नहीं पाया जहाँ पे हटा था, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। I was also under the notion कि वो हट गया है, but I'll have to go to that provision जहाँ पे हटा था, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट सर्वेंट cannot even subscribe, contribute to any unrecognized employees association, मीन्स जो यूनियंस होती हैं अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसके साथ वो एसोसिएट नहीं हो सकता। Then cannot publish a document, information or write any article without government permission. रेडियो टॉक नहीं दे सकता है जो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड होगी विदाउट परमिशन। बट यहाँ पे आप देखें, अगर मैं पर्सनल कैपेसिटी में आर्टिकल लिखता हूँ कोई, उसमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। आई यूज टू राइट आर्टिकल्स इन डेली एक्सेलशियर, अपने सीए के इंस्टीट्यूट में भी आर्टिकल लिखा करता था मैं, बट दोज आर माय पर्सनल contributions. I was not writing about any government scheme. तो उसमें आप कर सकते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, बट ऑफिशियल आप अपना वो नहीं लिख सकते हैं उसमें। कुछ लोग ऑफिशियल उसमें लिखते हैं ना, आप देखेंगे कुछ प्रोफेसर्स अपना डेजिग्नेशन लिखते हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या आईटी से रिलेटेड, एक विशाल करके हैं वो लिखते हैं, वो आईटी लेक्चरर लिखते हैं मैं वहां पे हूँ। सो दैट मीन्स उन्होंने परमिशन ली हुई है, फिर ओनली देन यू कैन राइट द डेजिग्नेशन, अदरवाइज यू कैन राइट इन योर पर्सनल कैपेसिटी, एंड दैट टू गवर्नमेंट की किसी स्कीम पे आप कमेंट नहीं कर सकते उस तरह से, ठीक है जी। तो उसके बाद है कोई कंट्री के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ कोई सिक्योरिटी का इशू हो, उसमें आप नहीं जा सकते हैं। कोई हेट स्पीच नहीं कर सकते हैं, या से रिलेशन खराब हो वो नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन,
गवर्नमेंट की सैंक्शन से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना जी? जी सर। Ya, terima. Pandangannya apa? Maka kita terima amal ini. Ram चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो क्या मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ? जी, say I am a chartered accountant, can I practice during the government service? जी, विद परमिशन में भी सर विद परमिशन कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल आई थिंक इट्स आर्टिकल 50 और 30 दोनों में से एक है, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, बट ईदर 30 और 50 आफ्टर CSR, उसके तहत आप प्रोफेशन कर सकते हैं, बट उसमें आपको अंडरटेकिंग देनी होती है कि वो आपके ऑफिशियल काम को हैम्पर नहीं करेगा और आप स्पेयर टाइम में करेंगे। और उसमें ये भी है कि जो आपको पैसे मिलेंगे उसके, वो आपने इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को। पहले तो आपने सैंक्शन लेनी है, गवर्नमेंट आपको NOC देगी, तभी आप वो प्रोफेशन में जा सकते हैं ऑफिशियली। तो दैट्स आल्सो देयर। उसके बाद है cannot engage, then government servant should clear his personal debts. Government can take action against an employee who is proved insolvent. मीन्स जो उसने कर्जा देना है, वो कर्जा जो है वो टाइम पे चुकाना है उसको। तो अब इसमें भी क्या करेगी गवर्नमेंट? कर्जा मेरा है, मैं नहीं चुका रहा हूं, तो क्या कर सकते हैं जी? इज इट ओके? यस सर। ठीक है। अब इसमें मुझे याद आ रहा है, वो था उस टाइम पे लॉन्ग बैक, तो मैंने अपने वो किसी को टिकट के पैसे दिए, मुझे टिकट करवानी थी रेलवे की, एंड दैट पर्सन वाज हैविंग सम लिंक्स। और टिकट मैंने बाद में कैंसिल करवा दी, बट उस आदमी ने पैसे नहीं दे रहा था वापस। तो ही वाज आवर क्लास 4th एम्प्लॉई, उसका कोई रिलेशन था, तो वो पैसे नहीं दे रहे थे, तो मैंने भी ज्यादा नहीं बोला। अब एक दिन मेरे पास कोई आ गया और काफी देर से बैठा हुआ है, तो आई वाज डूइंग सम वर्क, आई वाज बिजी, देन आई आस्क्ड दैट पर्सन कि आप कोई काम है? कहते जी उस आदमी ने मेरे पैसे देने हैं, वो पैसे नहीं देता। तो मैंने ये कहा कि यार कितने पैसे देने हैं उसने आपके? तो जितने मैंने लेने थे उससे कम ही देने थे उनके। मैंने कहा मेरे भी पैसे देने हैं उन्होंने, जब मेरे देंगे तो मैं आपके वाले भी इंश्योर कर दूंगा। और वो आदमी वहां से चले गए उसी समय। कहा भाई यार ये क्या पैसे दिलाएंगे, इनके खुद के देने हैं उसने। सो इट हैपेंस समटाइम। ओके, कई बार होता है ना, इंसिडेंट याद रह जाते हैं। तो मेरे कजिन भी बैठे हुए थे वहां पे, वो मेरे से मिलने आए थे। वो आज तक हंसते हैं, क्या भाई यार वो बंदा उसी समय भाग गया कि यार इसको अपने पैसे भी मिल रहे हैं, मेरे कहाँ से दिलाएगा ये। ओके, हम लोग लिबरल हैं उस तरह से, नेचर वैसा नहीं है ना। ओके, उसके बाद एक गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट सीक एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स फ्रॉम एनी पर्सन फर्म विद whom he has official dealings. अब इसमें क्या है कि आपने किसी के साथ ऑफिशियली डील कर रहे हैं, उसको कोई आपने बेनिफिट दिया है और उसके बदले में आप एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। दैट एम्प्लॉयमेंट कैन बी इन पब्लिक सेक्टर यूनिट, कैन बी इन ऑटोनोमस बॉडी, ओके, कैन बी इन गवर्नमेंट सेक्टर। क्लियर है जी? तो एक तरह से इनडायरेक्टली करप्शन को कर्टेल करने की बात हो रही है यहाँ पे। इफ यू आर डूइंग official dealing with some person and say that person is obliged, and in return you are demanding some government job or job in a corporation for
your family members, then again it is against the conduct rules. ये क्लियर है? उसके बाद ये है कि प्रॉपर्टी रिटर्न्स भरनी है, ये भी कंडक्ट रूल्स में शामिल है। तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से प्रॉपर्टी रिटर्न्स को भरा जाता है, ठीक है, बाय 15 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब फैमिली की डेफिनेशन हम हर जगह कर चुके हैं, तो ये फैमिली की डेफिनेशन वही है जो हर जगह थी, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल्स, कि क्या कौन कौन सी अथॉरिटीज है। तो अगर तो गैजेटेड है, ठीक है, अगर कोई गैजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जी जी सर, जी सर। अगर होगा नॉन गैजेटेड तो फिर एचओडी, उसकी अथॉरिटी है, ठीक है, वो इंश्योर कर सकता है कि कंडक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डेपुटेशन पे अगर कोई एम्प्लॉय है तो उस केस में इस तरह से होगा कि जैसे वो डेपुटेशन पे गए ही नहीं थे, तो उनके लिए भी अथॉरिटी सेम रहेगी जो पेरेंट डिपार्टमेंट में थी, तो वो कंडक्ट रूल्स के तहत एक्शन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। उसके बाद है व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट डू ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। तो बड़ी आसानी सी बात है, ये सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, ऑनेस्टी से काम करना है, अपनी एफर्ट्स लगानी है उस ठीक है, जो भी काम आपको दिया गया है वो आपने काम करना है, इंटीग्रिटी से काम करना है, डिवोशन टू ड्यूटी है, जो आपकी पावर्स हैं उनका आपने सही से यूटिलाइजेशन करना है। Then not to refer such cases for instructions orders where delegation exists within. ये जो डेलीगेशन आपकी है आपको उसके तहत काम करना है, ये नहीं है कि आप वही डेलीगेशन किसी और को दे दें, ठीक है, जो आपकी डेलीगेशन है वो आपने ही एक्सरसाइज करनी है। Got it? तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है। प्राइवेट लाइफ क्योंकि इसमें दोनों तरफ देखा गया ना, आपने देखा बहुत सारे प्राइवेट मैटर्स थे, जैसे 14 साल से कम एज का जो है वो डोमेस्टिक हेल्प नहीं लेना है, वो था, उसमें मैरिज के बारे में था, डेट्स अपने क्लियर करने हैं, तो ये सारे पर्सनल मैटर्स भी थे ना, गिफ्ट जो आते हैं वो भी पर्सनल मैटर्स थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके, तो कल एक सिटिंग और रख लेते हैं, देन विल फिनिश इट। ओके ओके सर, गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे 14 साल से कम हम किसी को लेबर नहीं रख सकते, घर में काम नहीं करा सकते, चाइल्ड लेबर का केस बन जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा कोई एज लिमिट है और इससे कम से नहीं? जॉब पे 18 इयर्स है ना, मेजर की एज जो है 18 इयर्स है। 18 इयर्स से कम वाला तो अप्लाई नहीं कर सकता ना। मैंने एक सर्विस में एंट्री देखी थी, 18 से भी कम था, और डायरेक्टर ने उसको फिर अलग से एक्सेप्शन में परमिशन दे दी थी। देखे पहले हुआ करती थी बॉय सर्विस हुआ करती थी पहले, ठीक है, उसको कहते थे बॉय सर्विस। नाउ दिस हैज बीन डिसकंटिन्यूड। पार्ट 1 में बहुत बार पेंशन का क्वेश्चन आया हुआ है, एक आधी बार आया हुआ है, उसमें बॉय सर्विस भी थी। तो बॉय सर्विस जो थी वो 18 से कम थी, लेकिन वो क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट नहीं बनती, आपको मींस उसका बेनिफिट मिल जाता था जॉब का, लेकिन वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होती थी फिर। बट आज की डेट में तो बॉय सर्विस वाला कोई है नहीं है उस तरह से। एक सर और क्वेश्चन एसएलआई से मिलता जुलता याद है, आज एक केस ही देखा कि जैसे जीपी फंड होता है ना, वो रिटायरमेंट के टाइम पे क्लोज होता है वो। हमारे एक आईएफएस ऑफिसर है, वो ट्रांसफर हो गए दिल्ली में, तो अब उन्होंने बोले कि मैंने मतलब जैसे सब्सक्रिप्शन ही क्लोज करनी है, हो सकता है ऐसा? तो मतलब सब्सक्रिप्शन बंद करनी है? हाँ जी। उनकी रिटायरमेंट कब है? रिटायरमेंट तो अभी दूर है उनकी, अब कम से कम 5 साल और होंगे उनको। नहीं, फिर तो सब्सक्रिप्शन तो उनको करनी पड़ेगी, इट इज फॉलिंग अंडर दैट ओल्ड पेंशन स्कीम। वो कहते हैं दिल्ली में ऐसे उनका डिपार्टमेंट है। क्या चीज? सब्सक्रिप्शन कब बंद कर सकते हैं? सब्सक्रिप्शन तो 3 महीने पहले बंद होनी होती है ना, जब रिटायरमेंट होती है।
उससे 3 महीने, लास्ट वाले 3 महीने बंद करनी होती है, अदरवाइज तो सब्सक्रिप्शन चलती है। अब उनका हो सकता है ऑल इंडिया सर्विस का कोई एक्सेप्शन हो, आई एम नॉट श्योर। ठीक है सर अगर बंद ना करें, हाँ जी, अगर बंद ना करें जीपी, बंद ना करें तो देखें, एम्प्लॉई की उसमें गलती नहीं है ना। आपको मालूम है कि उसने कब रिटायर होना है, तो वो तो ऑफिस वालों को बंद करनी चाहिए। अगर हो गई हो फिर हो गई होगी तो उसको फिर बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन उसका केस लेट डिसाइड होगा। 3 महीने का इसलिए भी होता है कि आपने पेपर्स भी तो सबमिट कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो अगर आपने वो बंद ही नहीं की होगी तो दैट मीन्स फिर वो उस हिसाब से उसका पीएफ का जो सेटलमेंट होगा वो तो लेट हो जाएगा ना फिर। ठीक है, 3 महीने का जो प्रोविजन है वो इसलिए भी है कि जब आप रिटायर होंगे आपको उसका फाइनल विड्रॉवल मिल जाए। तो अगर वो आपने बंद ही नहीं किया होगा तो दैट मीन्स दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। उस केस में तो फिर वो उनका केस भी डिले हो जाएगा। पर्सन विल गेट द बेनिफिट, बट आपकी इंक्वायरी हो सकती है उसमें। ठीक है, आपकी इंक्वायरी हो सकती है कि आपने डिले किया, उसमें उनका जो सेटलमेंट था वो डिले हो गया, और गवर्नमेंट को भी एक तरह से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। वही अगर 3 महीने पहले बंद हो जाता तो इंटरेस्ट भी फ्रीज हो जाता 3 महीने का। आर यू गेटिंग? एक्सक्यूज मी सर, सर हमारे ऑफिस में मैम ने एक एम्प्लॉय का उसने 6 मंथ पहले ही उसका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन बंद किया, तो ऐसा कर सकते हैं 6 मंथ्स पहले? आज की डेट में जो सेंट्रल जीपी फंड रूल्स हमें लग रहे हैं उनमें 3 महीने पहले बंद करना होता है। ठीक है, अर्लियर इट यूज्ड टू बी 6 मंथ्स, जो स्टेट वाला था। ठीक है, आज की डेट में 3 महीने है। ओके सर। वो शायद पुराने के हिसाब से कंफ्यूज कर रहे होंगे उसको, बट देखिए प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। व्हेन यू आर स्टॉपिंग इट, डेफिनेटली दैट पर्सन विल गेट इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली, बट रूल्स की अगर बात करें तो 3 महीने पहले ही बंद करना है आपको। ठीक है, लास्ट वाले 3 महीने उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं देनी है आपने। Got it? यस सर। यस सर। सर ओके जी, मैंने एक केस देखा था जिसमें रिटायरमेंट से पहले एम्प्लॉय ने 1 ईयर अपनी जीपी फंड सब्सक्रिप्शन बंद कर दी। तो सर वो कर सकता है एम्प्लॉय अपनी मर्जी से लास्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट में? एम्प्लॉय की तो कोई मर्जी चलती नहीं, उसमें जीपी फंड तो आपने काटना है। हाउ कैन ही स्टॉप? was he depositing directly in the treasury? नो सर, वो तो सैलरी में से डिडक्ट हो रहा था। तो फिर उनके कहने से तो आप बंद नहीं करोगे ना। हाउ कैन ही डिक्टेट यू दैट यू स्टॉप इट व्हेन इट इज टू बी डन? हमारे ज्वाइनिंग से पहले का केस है, मार्च 2025 से उन्होंने बंद कर दिया है। उनको बंद करने का तो कोई राइट था ही नहीं। ये आप निकाल रहे हो, वो कैसे बंद कर सकते हैं? सिंपल सी बात है ना, ये तो आप निकाल रहे हो तो डिडक्शन तो आपने करनी है। What role that person is having? But then he stop it. That means you guys stopped it. वो पे नहीं आएगा, वो ऑफिस पे आएगा कि उन्होंने स्टॉप किया। Got it? ओके सर। ठीक है ना, तो वो हमारे पार्ट पे लैप्स होगा, उनके पार्ट पे कोई लैप्स नहीं होगा। He is not concerned. तो आपने काटना है, एट सोर्स काटना है आपने। आपको उनको पूछना ही नहीं है। ठीक है ना, अगर बढ़ाना हो, कम करना हो, वो उनका ऑप्शन है, लेकिन बंद करना उनका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं फिर। ओके सर। ओके सर, गुड नाइट।